अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जमात दौम की समाज की किताब में उन्वान इंतखाबी मराहिल के दूसरे लेक्चर को सुनने के लिए आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आइए इंतखाबी मरहले के दरमियान में क्या क्या कुछ वाक़या होता है। चूँकि गुज़िश्ता सबक के अंदर, गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में इंतखाबात को बड़ी अहमियत हासिल है। तो इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाना एक दुश्वार और मुश्किल तरीन अमल है। तो बहरहाल अभी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जान चुके हैं कि यह मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आईनी दस्तूरी इदारा है जिस पर हुकूमत का किसी किस्म का दबाव बाकी नहीं होता है। यह खुद अख्तियार इदारा है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, जिसका क़याम 1950 ईस्वी में अमल में आया था। आप ये जान चुके हैं कि 25 जनवरी 1950 को हमारे हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में आया था और पहले आम इंतखाबात नवंबर 1951 तक फरवरी 1952 इनेकाद अमल में लाया गया था। और उस ज़माने में जबकि पहले आम इंतखाबात हिंदुस्तान के अंदर मुनक़्क़द हुए थे, उसके अंदर कागज़ी बैलेट पेपर और धाती बैलेट बॉक्स इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ एक मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक बैलेट बॉक्स है, धाती बैलेट बॉक्स है और फिर कागज़ी बैलेट है, वोटर स्लिप है जिस पर इंतखाबी निशानात हुआ करते थे, जिसको एक स्टैंप के जरिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को स्टैंप लगाने और फिर वो धाती डब्बे के अंदर उस बैलेट पेपर को डाल दिया जाना था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता जा रहा है वैसे वैसे इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपने अंदर बहुत सारी इस्लाहात किए हैं। उस वक्त में जबकि 1990 तथा 1996 TN सेशन नाम के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी निगरानी में इंतखाबी इस्लाहात का अमल किया गया। यानी इंतखाबात के अंदर पाई जाने वाली कोताहियों, खामियों को दूर करते हुए इंतखाबी इस्लाहात की गई। वो इंतखाबी इस्लाहात इस तरह से थी कि अवले मौक़ों में वोटर्स जो लिस्ट हुआ करती थी उसको ही पेश नज़र रखकर इलेक्शन के अंदर राय दहिंदे जब पहुंचते तो नाम पूछकर सीरियल नंबर देखकर उसको टिक कर दिया जाता था। लेकिन 1990 से 96 के दरमियान में जबकि TN सेशन नाम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात में सबसे पहला काम ये किया कि वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड को उन्होंने मुतारफ करवाया, जिसके तहत में एक राय दहिंदे को इंतखाबी शनाख्ती कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर उसकी तारीख पैदाइश, नाम और फिर उसके मकान का नंबर और फिर उसकी सुकूनत वगैरह सब दर्ज होती है। यानी पूरी तफसीलात उस वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड पर हुआ करती है। तो बहरहाल ये इंतखाबी इस्लाहात के दरमियान में बहुत सारे इस्लाहात अमल में लाए गए कि हल्का बंदियों का जहाँ तक ताल्लुक था, उन हल्का बंदियों के दरमियान यानी एक इंतखाबी हल्के को एक इलेक्शन कमिश्नर मुकम्मल तौर पर निगरानी करना मुश्किल था। तो ऐसे वक्तों में इंतखाबी हल्के को एक रिटर्निंग ऑफिसर को तैनात किया गया और उसके मददगार अमला, मावेन असिस्ट करने वाले दीगर माविन भी उसमें शरीक हाल थे। एक हल्के के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर हुआ करता है। ये रिटर्निंग ऑफिसर का काम ये होता है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद में ये रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, जो एक हल्के इंतखाब का जिम्मेदार होता है, पर्चा नामजदगी
वसूल करता है, उम्मीदवारों से पर्चे नामजदगी वसूल करता है। उसके बाद वो जो दरकार अहलियतें इंतखाब के लिए दरकार अहलियतें हैं, उन अहलियतों की जांच पड़ताल करता है। इन जांच पड़ताल के बाद में या तो इस दरखास्त को रद्द करता है या फिर उसको कामयाब करार देता है, अहल करार देता है। उसके बाद में फिर उसको निशानात वगैरह अलाट किया जाना होता है। तो यह इंतखाबी मुहिम दरअसल 14 दिन तक चलाई जा सकती है। इन 14 दिनों के दरमियान में नामजदगी से लेकर जांच पड़ताल से लेकर इंतखाब के दिन तक 14 दिनों में बहुत सारे उम्मीदवारों को दस्तबरदारी का हक भी हासिल है। दस्तबरदारी का हक भी हासिल है कि वो अपनी नामजदगी से दस्तबरदारी भी इख्तियार कर सकते हैं। और फिर उम्मीदवारों के लिए जो लाजमी शर्त होती है कि वो एक उम्मीदवार सिर्फ एक हल्का इंतखाब के अलावा दूसरे हल्का इंतखाब से भी नामजदगी दाखिल कर सकता है, लेकिन 2 से ज़ायद फिर 3 या 4 बार दाखिल नहीं कर सकता है। इसके लिए पाबंदी हुआ करती है। तो बहरहाल इंतखाबी इस्लाहात जब 1990 से 96 के दरमियान हुई तो सबसे अहम चीज जो थी इंतखाबात के दरमियान में धांधलियों का रोका जाना, बोगस वोटिंग का रोका जाना और फिर मुख्तलिफ किस्म के मुजरिमाना सरगर्मियों के जरिए वोटर्स को डराया जाना, वोटर्स को तोहफे दिया जाना, वोटर्स को लालच दिया जाना, तोहफे देने का लालच या फिर रकम देने का लालच या फिर शराब वगैरह के जरिए लोगों को जो बहला फुसला कर वोट डालने की जो धांधली की जाती थी उस पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। इस तरह से अगर कोई उम्मीदवार शराब बांटता हुआ, रकम देता हुआ, तोहफे देता हुआ पकड़ा जाए तो वैसी सूरत में 2 ता 6 साल उस उम्मीदवार को सजा हो सकती है। और फिर सजा के अलावा उसके इलेक्शन में हिस्सा लेने पर भी 2 ता 6 साल पाबंदी आयद की जा सकती है। यहाँ तक के उम्मीदवार को या उसके हामियों को इन सजा के साथ में जेल की सजा भी हो सकती है, कैद की सजा भी हो सकती है। और फिर इलेक्शन के दरमियान में बाज़ उम्मीदवार पार्टी उम्मीदवार हुआ करते हैं। पार्टी उम्मीदवार का मतलब ऐसी मुसलमा पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। और फिर ऐसी पार्टी ऐसा उम्मीदवार जिससे कोई पार्टी से ताल्लुक ना हो वो आज़ाद उम्मीदवार कहलाता है। आज़ाद उम्मीदवार के लिए मुख्तस निशानात रिटर्निंग ऑफिसर के अलाट करदा मुख्तस निशानात हुआ करते हैं, जबकि पार्टी उम्मीदवार जो होता है रजिस्टर्ड पार्टी का उम्मीदवार उसको अपना पसंदीदा निशान अलाट किया जाता है। तो मैंने अभी रिटर्निंग ऑफिसर के तहत में अभी बहुत सारी जो जिम्मेदारियों की तकमील इलेक्शन के लिए हुआ करती है वो ये कि पोलिंग बूथ का क़याम अमल में लाया जाना, राय दहिंदों की सहूलत के मुताबिक हल्का बंदियों के दरमियान में मुख्तलिफ किस्म के पोलिंग बूथ का कायम किया जाना ताकि लोगों के आने और जाने और अपने हक राय को बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए सहूलतें जहाँ दरकार मुहैया होती हैं वहाँ पोलिंग बूथ बनाया जाता है, जिसके बाद में वहाँ इलेक्शन करवाया जाता है। अब इन पोलिंग बूथ्स पर जो इंतखाबी अमला काम करता है वो इंतखाबी अमला प्रीसाइडिंग ऑफिसर होता है, असिस्टेंट प्रीसाइडिंग ऑफिसर होता है, पोलिंग क्लर्क्स होते हैं। इस तरह से एक बूथ पर मुख्तलिफ किस्म के 4 ता 5 अहदेदार इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देते हैं और इंतखाबी मरहले की तकमील में अपना रोल अदा करते हैं। एक और बात यह है कि जब हमारे पास 2019 ईस्वी में इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस के अंदर 45 लाख अमला यानी स्टाफ जो इलेक्शन के लिए दरकार था वो 45 लाख स्टाफ दरकार था। और फिर 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर 91 करोड़ से ज़ायद वोटर्स अहल करार दिए गए थे। 91 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अहल करार दिए गए थे
जिसमें से इंतखाबात में सिर्फ 67% लोगों ने ही अपनी राय दहिका या वोट का इस्तेमाल किया, यानी सिर्फ 61 करोड़ लोग ही वोट्स इस्तेमाल कर पाए थे। और जो 2019 के अंदर इलेक्शंस हुए थे वो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हुए। आप जानते हैं कि 1990 से लेकर 1996 के दरमियान में जो इंतखाबी इस्लाहात की गई थी उसमें यह तय पाया था कि ये कागजी बैलेट जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का इम्कान है, जिसकी हिफाजत मुश्किल हो रही है। लिहाजा इस मसले को हल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए और फिर गिनती में सहूलत की खातिर और कम वक्त में ज्यादा गिनती की खातिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाना तय किया गया था। इस तरह से अब मौजूदा दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की यहाँ एक तस्वीर, ख्याली तस्वीर है। इसके अंदर कैंडिडेट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 कैंडिडेट इस तरह से हुआ करते हैं। ये उनके अपने नाम हुआ करते हैं, यहाँ पर उनका इंतखाबी निशान हुआ करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो स्पेशलिटी होती है वो ये कि मौजूद उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार अगर पसंदीदा ना हो तो आखिर में एक ऐसा भी बटन होता है जो इनमें से कोई नहीं, नोटा, नन ऑफ दिस, बल्कि इसके अंदर नोटा एक बटन हुआ करता है जिसको दबाने से वो भी वोट काबिल कबूल या गिनती में शुमार किया जाता है। इस तरह से आज के हम क्लास के अंदर इंतखाब का मरला जो है उसका दूसरा लेक्चर हम सुन रहे थे। अगर किसी किस्म का डाउट हो तो बच्चों आप पूछ भी सकते हैं। बच्चों, जो इंतखाबी इस्लाहात का अमल हुआ था उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का जो बोर्ड है उसके अंदर 3 कमिश्नरान का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें 2 कमिश्नर्स के साथ में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका सुप्रीम हुआ करता था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता था। वाज़ेह है कि 1990 से पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था, जबकि 1996 के बाद से नई इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात के बाद 3 इलेक्शन कमिश्नर्स के दरमियान में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता है। अब मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुनील अरोड़ा